गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेट श्री राम कुमार कॉलेज ऑफ स्पेशल एजुकेशन। मैं आपका अपनी इस नई वीडियो में आपका बहुत स्वागत करता हूं। कल हमने इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी यानी विकलांगता का परिचय, जो हमारे फर्स्ट सेमेस्टर का फर्स्ट पेपर और कॉमन पेपर है, उसके अध्याय 5वें यूनिट की में विकलांगों को के लिए क्या क्या कार्य किए जा रहे हैं, उनसे संबंधित कौन से कार्य हो रहे हैं, कौन सी सेवाएं प्रदान की जा रही हैं, इस बारे में चर्चा की। तो इसी क्रम को आज आगे बढ़ाते हुए हम मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के बारे में चर्चा करेंगे। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत की उन्नति के लिए बनाए गए प्रणाली, नीति, कार्यक्रम, अधिनियम एवं संस्थाएं जो अपने उद्देश्यों की पूर्ति एवं विकास के दृष्टिकोण से कार्य कर रही हैं, इसी मंत्रालय के अंतर्गत आती हैं। इस मंत्रालय को पहले समाज कल्याण मंत्रालय के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? समाज कल्याण मंत्रालय के नाम से जाना जाता था। देश के सर्वांगीण विकास हेतु इस मंत्रालय के अंतर्गत अनेकों कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं। विकलांगों का शिक्षण, प्रशिक्षण, पुनर्वास, शोध इत्यादि सभी योजनाएं इस मंत्रालय के अंतर्गत आती हैं। इसके कार्य कौन कौन से हैं, ये जान लेते हैं। इनके कार्यों में है राष्ट्रीय संस्थाओं की स्थापना एवं कार्यान्वयन करना, राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम NHFDC की स्थापना एवं कार्यान्वयन, कृत्रिम अंग निर्माण निगम एलिम्को जो कि कानपुर में स्थित है की स्थापना एवं कार्यान्वयन, राष्ट्रीय न्यास की स्थापना, वित्तीय सहयोग एवं कार्यान्वयन, जिला पुनर्वास संस्थान DRC डिस्ट्रिक्ट रिहैबिलिटेशन सेंटर की स्थापना एवं कार्यान्वयन, निःशक्त व्यक्ति हेतु चीफ कमिश्नर कार्यालय की स्थापना एवं कार्यान्वयन, जिसको डिसेबिलिटी कमिश्नर बोलते हैं, जो हर स्टेट में एक होता है, जिसकी कार्यावधि 3.5 वर्ष की होती है। विकलांगता के क्षेत्र में कार्यरत व्यक्ति एवं संस्थाओं को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करना, विकलांगता के क्षेत्र में कार्यरत स्वयंसेवी संगठनों को अनुदान देना यानी NGOs को अनुदान देना। भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना, वित्तीय सहायता एवं क्रियान्वयन, पुनर्वास के क्षेत्र में शोध कार्य क्रियान्वित करना, विकलांगों के कल्याण विकलांग जन आयोग गठित करना। तो ये थे समाज कल्याण मंत्रालय। अब चर्चा करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मानव संसाधन विकास मंत्रालय शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत भाग है। इस विभाग को ने 1987 में विकलांगों की शिक्षा के क्षेत्र से अपने को जोड़ा और उनकी शिक्षा हेतु अनेकों योजनाएं संचालित की। देश में शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत सभी विभाग इस मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। तो ये ध्यान देने योग्य बात है कि शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहे जितने भी मंत्रालय हैं या विभाग हैं, वो सब इसी मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। किस मंत्रालय के? MHRD, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। इसके कार्य क्या हैं?
इसके कार्य हैं शिक्षा संबंधी कार्यक्रम को बनाना, शिक्षा की गुणवत्ता को बनाए रखना, शिक्षण में सुधार को ध्यान देना, शैक्षिक संस्थाओं को आर्थिक सहायता देना, नई शिक्षण संबंधी सूचनाओं को एकत्र करना, शिक्षण संबंधी निर्देशन देना, शिक्षण हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन करना, शिक्षा में समानता देने के लिए सहायता देना। NCERT नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग NCERT नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। इसकी स्थापना एक साधन संसाधन के रूप में सितंबर 1961 में भारत सरकार द्वारा किया गया। इसका मुख्य कार्यालय नई दिल्ली में स्थित है। यह केंद्र एवं राज्यों को विद्यालयों को शिक्षण तकनीकी संबंधी सहायता एवं मंत्रणा देने का कार्य करता है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत ये परिषद शिक्षा के विभिन्न महत्वपूर्ण पहलुओं के लिए कार्यरत है। इसके कार्य: ये शिक्षण क्षेत्र में नई योजना एवं कार्यक्रमों को बनाती एवं कार्यान्वित करती है। यह केंद्र एवं राज्य शिक्षण विभागों के बीच संबंध को बनाए रखने के लिए कार्य करती है। ये आवश्यक शोध कार्य, प्रयोग, नई नीति, उपाय, ज्ञानवर्धन, प्रशिक्षण एवं सुविधा विस्तार के लिए कार्यक्रम बनाती है। शिक्षण के लिए पूर्ण सेवा में सेवारत प्रशिक्षणों की व्यवस्था करता है। ये शिक्षकों की तकनीकी एवं प्रयोग में बढ़ोतरी करता है। संस्थाओं की सेवा समय को बढ़ाने की व्यवस्था करता है। किताब, पत्रिकाओं इत्यादि का प्रकाशन करता है। राजकीय शिक्षण विभाग विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं को मदद देता है। शिक्षण संबंधी सभी विचार एवं सूचनाओं पर कार्य करता है। तो ये थे NCERT के कार्य। अब जो हमारी महत्वपूर्ण संस्था है विकलांगता के क्षेत्र में जो पूरी तरह से कार्यरत है उसके बारे में चर्चा करते हैं। मेरा अंदाज़ा आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। जी हाँ, रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया जो न्यू दिल्ली में स्थित है। भारतीय पुनर्वास परिषद जिसको हिंदी में कहते हैं। भारत सरकार ने वर्ष 1986 में भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना की, जिसके आधार पर 1992 में एक अधिनियम यानी एक्ट बना, जिसे हम भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम के नाम से मानते एवं जानते हैं। ये परिषद स्वतः कोई कार्यक्रम संचालित नहीं करती है। ये विकलांगता के क्षेत्र में कार्यरत व्यक्तियों एवं संस्थाओं को मान्यता देती है तथा जागरूकता हेतु कार्यशालाओं का आयोजन करती है। इसके कार्य ध्यान से सुनिएगा प्लीज़। विकलांगों के पुनर्वास संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं नीतियाँ बनाना, पुनर्वास से संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं नीतियाँ बनाना, पुनर्वास से संबंधित विशेषज्ञों के प्रशिक्षण हेतु पाठ्यक्रम निर्धारित करना, इस क्षेत्र में कार्यरत संस्थाओं का शिक्षण, प्रशिक्षण, मापन, निर्धारण एवं उसकी निरंतरता को बनाए रखना, कार्यरत संस्थाओं एवं विश्वविद्यालयों को मान्यता देना, विकलांगता के क्षेत्र में सर्टिफिकेट, डिप्लोमा एवं डिग्री कोर्स को मान्यता प्रदान करना, पुनर्वास कर्मियों एवं संस्थाओं का परस्पर पंजीकरण करना एवं मान्यता प्रदान करना, पुनर्वास एवं विशेष शिक्षा में देश एवं विदेश की जानकारी एकत्र करना और कंटिन्यूअस रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम को बढ़ावा देना। तो ये थे हमारी महत्वपूर्ण संस्था RCI के कार्य। अब हम चर्चा करते हैं WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। आशा करता हूँ इसका नाम आप सभी ने पहले से सुन रखा होगा। इसे हिंदी में विश्व स्वास्थ्य संगठन भी कहते हैं, WHO। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन विश्व में स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता लाकर वर्तमान स्वास्थ्य कार्यक्रमों को मजबूत करने हेतु इसकी स्थापना सन 1941 में हुई। इसका मुख्य कार्यालय जिनेवा में है। इसका मुख्य उद्देश्य रोगों की रोकथाम, उपचार एवं शोध करते हुए मानव जीवन के गुणों में सुधार करना है।
इसके कार्य पोषण, गृह सफाई, कार्य प्रणाली एवं अन्य सुधार करने का कार्य, स्वास्थ्य कार्यक्रम में सरकार की सहायता करना, व्यवस्थापना एवं तकनीकी सुविधाओं के लिए योजनाएं बनाना एवं इसकी निरंतरता को बनाए रखने हेतु कार्य करना, स्वास्थ्य संबंधी मामलों में लोगों को परामर्श देना एवं प्राप्त भी करना, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन एवं समझौतों में स्वास्थ्य मामलों में शोध करना, ग्राम स्तर पर स्वास्थ्य कार्यक्रमों के उपायों के लिए सामग्री का निर्माण, वितरण एवं प्रकाशन करना, समुदाय के विकास एवं स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण एवं कार्यशालाएं आयोजित करना। ये कार्य थे WHO के। अब जो हमारे HI के स्टूडेंट हैं उनके लिए विशेष संस्था है जिसको हम AYJ-NIHH यानी अली यावर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर हियरिंग हैंडीकैप्ड के नाम से जानते हैं, जो कि जिसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। इसकी चर्चा करते हैं। अली यावर जंग राष्ट्रीय श्रवण विकलांग संस्थान, इसकी स्थापना 1983 में मुंबई में हुई। इसका प्रमुख उद्देश्य ये है कि श्रवण विकलांग व्यक्तियों को व्यापक स्तर पर नैदानिक चिकित्सा, शैक्षिक, व्यावसायिक सेवा प्रदान की जाए। इस दिशा में शिक्षण, प्रशिक्षण, जागरूकता एवं जनशक्ति विकास के लिए कार्यक्रम संचालित करने के लिए संस्थान समर्पित है। इस संस्थान से संबंधित प्राप्त कर अनेकों स्वयंसेवी संगठन जनशक्ति विकास हेतु विभिन्न प्रकार के व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित कर रहे हैं। इसके कार्यों की चर्चा करें अगर तो उसमें प्रमुख हैं प्रशिक्षकों हेतु दीर्घकालीन, अल्पकालीन यानी लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म कार्यक्रम के साथ साथ शीघ्र पहचान हेतु कार्यक्रम संचालित करना, श्रवणवाणी एवं भाषा विकार का मूल्यांकन करना तथा सहायक यंत्र प्रदान करना, श्रवणबाधितों के मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन, मनोचिकित्सा, व्यवहार चिकित्सा, वाणी तथा भाषा चिकित्सा प्रदान करने का कार्य करना, अभिभावकों के मार्गदर्शन, परामर्श तथा श्रवण बाधित व्यक्तियों के लिए प्रशिक्षण और रोजगार की सुविधा प्रदान करना। श्रवण बाधितों के लिए शिक्षण एवं नैदानिक सामग्रियों का निर्माण करना, श्रवण यंत्रों की जांच एवं वितरण की सुविधा प्रदान करना। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं तो NIVH नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर विजुअली हैंडीकैप्ड आता है। NIVH यानी राष्ट्रीय दृष्टिबाधिता संस्थान, जो कि देहरादून में स्थित है। इसकी स्थापना जुलाई 1979 में मानव संसाधन विकास, अनुसंधान और शिक्षा तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए मॉडल सेवाओं को तैयार करने तथा विकसित करने के लिए हुआ। ये दृष्टिबाधित व्यक्तियों की गतिशीलता, शिक्षा आदि के लिए एवं अन्य सहायक यंत्र निर्माण, प्रशिक्षण तथा शिक्षण का कार्य करती है। ये संस्थान देहरादून उत्तराखंड में स्थित है। इसके कार्य कौन कौन से हैं ये जान लेते हैं। दृष्टिबाधितों के पुनर्वास संबंधी शोध कार्य करना, दृष्टिबाधितों को राष्ट्रीय स्तर पर सुविधा प्रदान करना, दृष्टिबाधितों की प्रशिक्षण की व्यवस्था करना, विशेष विद्यालयों, व्यावसायिक प्रशिक्षण तथा संरक्षित कार्यालयों का आयोजन एवं कार्यान्वयन करना, गृह निर्धारित कार्यक्रम के अंतर्गत परामर्श, निर्देशन एवं ग्रामीण पुनर्वास कार्यक्रमों का आयोजन करना, दृष्टिबाधितों से संबंधित खेल सामग्री, श्रवण पुस्तकों एवं सहायक यंत्रों का उत्पादन करना, प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तरीय विद्यालयों को अध्यापक तथा अभिमुखीकरण और गतिशीलता अनुदेशों के लिए
के लिए दीर्घ प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का संचालन करना। दृष्टिबाधितों के प्रशिक्षणार्थ शिक्षकों के प्रशिक्षण एवं शिक्षण की व्यवस्था करना। तत्पश्चात आता है NIMH, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द मेंटली हैंडीकैप्ड, जो कि सिकंदराबाद में स्थित है और मानसिक मंद बच्चों के लिए कार्य करती है। NIMH। राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान, इसकी स्थापना 1984 में सिकंदराबाद में हुई। ये संस्थान प्रशिक्षण कार्यक्रमों के संचालन हेतु कई वर्षों तक उस्मानिया विश्वविद्यालय हैदराबाद से संबंधित होकर कार्य करता था। ये संस्थान मानसिक मंदता के क्षेत्र में प्रशिक्षण, लेखन, अनुसंधान, प्रचार प्रसार, मानव संसाधन विकास कार्यक्रम का संचालन, देखभाल और पुनर्वास मॉडलों को बनाने एवं जारी रखने के उद्देश्य से कार्यरत है। इसके कार्य कौन कौन से हैं? विशेष शिक्षा, मानसिक मंदता के क्षेत्र में डिग्री, डिप्लोमा एवं अल्पकालीन पाठ्यक्रमों का संचालन करना, शीघ्र हस्तक्षेप कार्यक्रमों का संचालन एवं शोध करना, मानसिक मंदता के क्षेत्र में शोध कार्य करना, व्यवहार परिमार्जन सेवा, अभिभावक एवं प्रशिक्षित परामर्श, शीघ्र हस्तक्षेप सेवा, वाणी और भाषा सेवा, परिवार, कुटीर, व्यावसायिक प्रशिक्षण, समूह कार्यकलाप जैसे अनुवर्ती सेवाओं को प्रदान करना। मानसिक विकलांगों के योगीकरण के लिए मॉडलों का निर्माण करना, स्वयंसेवी संस्थान को प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालन हेतु संबंधित मान्यता प्रदान करना। मानसिक मंदता के क्षेत्र में देश विदेश में संबंधित सूचनाओं का एकत्रीकरण करना, मंदबुद्धि बच्चे के लिए विभिन्न प्रकार की सुविधाओं एवं आवश्यक सेवाओं की व्यवस्था करना, संबद्ध संस्थाओं में संचालित प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु लिखित एवं प्रायोगिक परीक्षा संपन्न करना, पत्रिकाओं एवं पुस्तकों का प्रकाशन करना। ये कार्य थे NIMH के। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अब हम जानते हैं NIOH के बारे में। NIOH मीन्स नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड, राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्थान। इस संस्थान की स्थापना अप्रैल 1982 में शारीरिक विकलांग व्यक्तियों के पुनर्वास हेतु किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य शारीरिक विकलांगता वाले व्यक्तियों के शिक्षण, प्रशिक्षण, उपचार एवं पुनर्वास की सेवाएं प्रदान कर समाज में स्थापित करते हुए मुख्यधारा से जोड़ना है। इस संस्थान का मुख्यालय कोलकाता में स्थित है। अगर आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है NIOH कहाँ पे स्थित है, तो आपको ये बताना होगा NIOH कोलकाता में स्थित है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया, सब जो हमारे नेशनल इंस्टीट्यूट हैं, राष्ट्रीय संस्थान हैं, वो कहाँ कहाँ स्थित हैं बताता चल रहा था। एक बार फिर से आपको बता देता हूँ। NIVH नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विजुअली हैंडीकैप्ड देहरादून, NIMH नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मेंटली हैंडीकैप्ड सिकंदराबाद, NIOH नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड कोलकाता, AYJNIHH अली यावर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर हियरिंग हैंडीकैप्ड मुंबई। तो NIOH के कार्यों के बारे में चर्चा करते हैं। शारीरिक विकलांगों के पुनर्वास हेतु मानव संसाधन के विकास के लिए व्यावसायिक चिकित्सा, भौतिक चिकित्सा, प्रोस्थेटिक और ऑर्थोटिक्स में स्नातक कार्यक्रमों का आयोजन करना, शारीरिक विकलांग को विशेष सुविधाएं जैसे सामाजिक, आर्थिक, व्यावसायिक पुनर्वास तथा दिशा निर्देश और निदानात्मक यानी डायग्नोसिस सेवाएं आदि प्रदान करना, शारीरिक विकलांगता के क्षेत्र में शोध करना तथा इस क्षेत्र में दूसरों द्वारा किए जा रहे शोध कार्यों में सहयोग प्रदान करना, चलन संबंधी यंत्र उपकरण बनाना तथा उसका वितरण करना, इस क्षेत्र में संबंधित सूचना
इत्यादि का रखरखाव करना, राज्य सरकार तथा स्वयंसेवी संस्थाओं को सुविधा उपलब्ध कराना। इसके बाद लास्ट होता है AAW। हमारे समुदाय के लिए ये एक महत्वपूर्ण कड़ी है जिसके बिना आगे बढ़ने की कल्पना भी नहीं की जा सकती। यही वो कड़ी है जो गांव-गांव, कस्बे-कस्बे में जाके पहुंचकर वहां पे समुचित इलाज के साधन और पोषण उपलब्ध कराती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आंगनवाड़ी वर्कर्स के बारे में। भारत में आंगनवाड़ी एक सरकारी संस्था है जिसकी जिम्मेदारी चाइल्ड केयर तथा मदर केयर की है। इस संस्था में 0 से 6 वर्ष के बच्चों को लिया जाता है। भारत में 1975 में आंगनवाड़ी संस्था की स्थापना हुई, जिसके तहत हंगर और मेलन्यूट्रिशन तत्व वाले बच्चे, भूखे और कुपोषित बच्चे के विकास के लिए सेवा प्रदान करवाते हैं। प्रत्येक समुदाय में एक आंगनवाड़ी संस्था होना आवश्यक है, अति आवश्यक है। सरकार के द्वारा 300 की आबादी में एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता होती है। आंगनवाड़ी शिक्षक की जिम्मेदारी बच्चों को स्कूल के लिए तैयार तथा इसे के अलावा बच्चों की शारीरिक, मानसिक और सामाजिक बुद्धि में विकास करना। तो ये थी कुछ संस्थाएं जिसके बारे में मैंने आपको अवगत कराया। आशा करता हूँ आपने ध्यान से सुना होगा। कुछ क्वेश्चंस हैं जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा वो सही हैं या गलत है। मैं पहले क्वेश्चन बोलूँगा, उसके बाद बताऊंगा ये सही है या गलत है। सॉरी। SSA का विस्तार सर्व शिक्षा अभियान है। तो जी हाँ, ये सत्य है। SSA का फुल फॉर्म सर्व शिक्षा अभियान होता है। RCI अधिनियम का उद्देश्य समान अवसर अधिकारियों की सुरक्षा का पूर्ण संकलन है। तो ये गलत होगा। RCI का कार्य संस्थानों को मान्यता प्रदान करना व मॉनिटरिंग करना है। बॉर्डर लाइन इंटेलिजेंस वाले बच्चे मानसिक मंद होते हैं, तो ये गलत होगा, क्योंकि बॉर्डर लाइन वाले बुद्धि लब्धि जिनकी बॉर्डर लाइन पे है अगर, तो उनको विकलांग या मानसिक मंद नहीं माना जाता। यथा समय यानी सही समय पर उपचार मिलने से मिर्गी जैसा रोग सही हो सकता है। तो जी हाँ स्टूडेंट, ये सही है। यदि यथा समय सही समय पर उपचार किया जाए तो मिर्गी का रोग सही हो सकता है। प्रमस्तकीय पक्षाघात तांत्रिक मांसपेशी संबंधित विकार है, तो ये गलत होगा। जबकि सही ये है कि प्रमस्तकीय पक्षाघात जो हमारी सेरेब्रल होती है यानी दिमाग मस्तिष्क के ऊपर की चढ़ी हुई झिल्ली होती है, उसमें संक्रमण के कारण होता है। दृष्टिबाधितों को चलन गतिशीलता में भी समस्या होती है, तो ये सही होगा, क्योंकि चलना फिरना उनका बिना आँख के थोड़ा सा दिक्कत होती है। श्रवणाक्षमों में बोलने संबंधी समस्या होती है। हीयरिंग इम्पेयर्ड से जो डिसेबल्ड होते हैं उनको बोलने संबंधी या बात करने संबंधी समस्या होती है, तो ये वचन सत्य है। श्रवण अक्षमता दोहरी विकलांगता होती है, तो ये भी सही माना जाएगा, क्योंकि न सुन पाने के कारण व्यक्ति के पास भाषा का अभाव होता है, जिसके कारण वो बोलने में भी अक्षम होता है। सेरेब्रल पाल्सी में दृष्टि संबंधी समस्या होती है, तो ये वचन गलत है, क्योंकि सेरेब्रल पाल्सी में दृष्टिचलन की कोई समस्या नहीं होती है। ये समस्या विजुअली हैंडीकैप्ड यानी दृष्टिबाधित अक्षमता में होती है।
शारीरिक अक्षमों का ध्यान पढ़ाई में नहीं लगता। तो आपके हिसाब से ये क्या होना चाहिए, सही या गलत? मैं बताता हूँ ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ऐसा कहीं कुछ नहीं है कि जो हमारे बंधु विकलांगता से ग्रसित हैं वो पढ़ ना सकें, बट ये खाली उनके विकलांगता की गंभीरता पर डिपेंड करता है कि कौन कितना पढ़ सकता है व सीख सकता है। इतिहास की किताब निकालने के लिए कहने पर बालक गणित की किताब निकालता है तो ये ध्यान में कमी की असमानता होगी। तो ये बिल्कुल सही है, अटेंशन डिसऑर्डर। शारीरिक अक्षम बच्चे हेतु बैसाखी एवं विशेष जूतों का प्रयोग किया जाता है। तो ये सही है। कोई भी क्रिया सीखने में ध्यान की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। तो ये गलत होगा, क्योंकि किसी भी क्रिया को सीखने के लिए या पढ़ाई करने के लिए या कंप्यूटर सीखने के लिए या खेल सीखने के लिए, दौड़ सीखने के लिए, कुछ भी करने के लिए ध्यान की बहुत आवश्यकता होती है। जब तक ध्यान दे के उस चीज़ को ना देखा जाए, ना सुना जाए, तो वो चीज़ हमारे समझ में नहीं आती। इसका सीधा उदाहरण है, यदि मैं कक्षा ले रहा हूँ और आपका ध्यान कहीं और है तो आपकी समझ में नहीं आएगा। कुछ पॉइंट और हैं जो मैं आपको बताता हूँ, जिसे दृष्टिदोष की आंशिक दृष्टिहीनता भी कहते हैं। श्रवण क्षमता को मापने की इकाई डेसिबल होती है। मंदबुद्धि की श्रेणी में वही लोग आते हैं जिनकी बुद्धि लब्धि 70 एवं उससे कम होती है। शारीरिक अक्षम को गामक अक्षम भी कहा जाता है। प्रमस्की पक्षाघात एक अप्रगतिशील असामान्यता है। अधिगम अक्षमता केंद्रीय स्नायु प्रणाली की अतिक्रियाशीलता के कारण होती है। आकलन करने की आवश्यकता बहुउद्देशीय शिक्षण कार्यक्रम हेतु जरूरी है। राष्ट्रीय शिक्षण नीति 1986 के 6वें अध्याय में विकलांगों की शिक्षा की बात कही गई है। शारीरिक विकलांग एवं अल्प विकलांगों हेतु समेकित शिक्षा का प्रावधान है। पूर्व प्राथमिक विद्यालय राज्य सरकार, नगरपालिका एवं अन्य संस्थाओं द्वारा चलाए जाते हैं। विशेष शिक्षक के साथ ही भौतिक चिकित्सक, व्यावसायिक चिकित्सक एवं वाणिज्य चिकित्सक भी विशेष विद्यालय में होने चाहिए। जिला प्राथमिक शिक्षा योजना 1994 में लागू की गई। विकलांगों हेतु समेकित शिक्षा हेतु राज्य संस्थाओं एवं गैर सरकारी संस्थाओं को 100% आर्थिक सहयोग देने का प्रावधान है। विकलांगों हेतु समेकित शिक्षा इस समय कुल 27 राज्यों एवं 5 केंद्र शासित प्रदेशों में कार्यान्वित है। जिला प्राथमिक शिक्षण कार्यक्रम इस समय 219 जिलों तथा 15 राज्यों में चल रहा है। विशेष शिक्षण एवं विकलांग बच्चों का औसत सामान्य विद्यालय में 1:8 होता है, यानी 8 बच्चों पर एक टीचर। कक्षा में 8 बच्चे होंगे, उन पे एक टीचर। ये विशेष बच्चों के संदर्भ में लागू होता है। दृष्टि परीक्षण ई चार्ट एवं स्नेलन चार्ट से किया जाता है। आप सभी ने देखा होगा, जब हम किसी चश्मे की शॉप पे जाते हैं जहाँ, या फिर हॉस्पिटल में जाते हैं जहाँ दृष्टि परीक्षण यानी आँखों की जांच होती है, तो हमें दूर या पास करके जैसे कि हमें शिकायत होती है उसके अनुसार एक बोर्ड दिखाया जाता है जिसमें पहले बड़े अक्षर फिर छोटे अक्षर लिखे होते हैं। उसको हम स्नेलन चार्ट बोलते हैं। मंदबुद्धि में भी अल्प एकाग्रता होती है। जो मंदबुद्धि व्यक्ति हैं उनमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी एकाग्रता, अटेंशन होता है। अधिगम अक्षम में बुद्धि से उपलब्धि कम होती है। अपनी बारी का इंतजार न कर पाने की अक्षमता अति चंचल बच्चों में होती है।
विकलांग बच्चों के विभिन्न वर्गों की अपनी विशिष्ट आवश्यकताएं होती हैं। एक मानसिक मंदबुद्धि बच्चे का जन्म परिवार में नई परिस्थितियां पैदा कर देता है। एक मानसिक मंद बच्चे को व्यक्तित्व शिक्षण यानी इंडिविजुअल टीचिंग की देखरेख की आवश्यकता होती है। विकलांग बच्चों के योगीकरण एवं पुनर्वास की प्रक्रिया परिवार से प्रारंभ होती है। बच्चे अपने प्राथमिक कौशल को परिवार से ही सीखता है। परिवार समाजीकरण की प्रथम इकाई होती है। स्वयंसेवी संस्थाओं से विकलांग संस्थाओं हेतु बहुत सहायता प्रदान करते हैं। अभिभावकों के सहयोग से ही बालक के परिवार एवं समाज को लाभ होता है। मानसिक मंद की पहचान अभिभावक, शिक्षक, सामाजिक कार्यकर्ता एवं अन्य विशेषज्ञों द्वारा किया जाता है। श्रवण अक्षम बच्चों की सूचना निर्देशों का अर्थ निकालने में समस्या होती है। विकलांगता की दर को प्रभावित करने वाले आयु व सामाजिक स्तर हैं। मानसिक मंदता के प्रकार मनोवैज्ञानिक, शैक्षिक, चिकित्सा है। मानसिक मंद दिवस 8 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व विकलांग दिवस 3 दिसंबर को मनाया जाता है। स्वाधीनता जागरूक दिवस 2 अप्रैल को मनाया जाता है। PW एक्ट के अनुसार विकलांगता को कितने भागों में डिवाइडेड किया गया है? कितनी विकलांगताएं हैं PWD एक्ट में, बता सकते हैं? जी हाँ, सही, 7 विकलांगताएं हैं। वर्ल्ड सोशल जस्टिस डे 20 फरवरी को मनाया जाता है। CP अवेयरनेस डे 20 मार्च को मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है। जो भी हम पीछे छोड़ के आ रहे हैं 4 जनवरी, उस दिन विश्व ब्रेल दिवस को मनाया जाता है। धन्यवाद। तो इसी के साथ हमारा जो फर्स्ट सेमेस्टर का फर्स्ट पेपर कॉमन पेपर था, इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी, विकलांगता का परिचय, यहीं पे समाप्त होता है। आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आया होगा, आप लोगों ने ज्ञानार्जन किया होगा। अगर कहीं कोई त्रुटि रह गई हो तो उसके लिए क्षमा। और आज की क्लास भी इसी के साथ मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।